नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है। मैं आपको कक्षा 11 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 11 के समाजशास्त्र में हम अपनी द्वितीय पुस्तक समाज का बोध का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक के हम आज अपने 5वें और अंतिम अध्याय को प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारे इस 5वें अध्याय का नाम है भारतीय समाजशास्त्री। आज हम इस अध्याय का पहला भाग पढ़ने जा रहे हैं और इस पहले भाग में हम इस अध्याय का परिचय समझेंगे। यूरोपियन संदर्भ में भी ये विषय काफ़ी नया है, जिसकी स्थापना लगभग 100 वर्षों पहले की गई। तो हमने पिछले अध्याय में ही ये जाना कि किस प्रकार समाजशास्त्र विषय की शुरुआत हुई, इसकी स्थापना के पीछे कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे। तो हम जानते हैं कि यदि हम बात करते हैं यूरोपियन संदर्भ की, तो उस संदर्भ में भी यह विषय काफ़ी नया है और इस विषय की स्थापना लगभग 100 वर्षों पहले ही की गई। भारत में समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में सोच विचार 100 वर्षों से भी कुछ पुराना है, लेकिन विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र की औपचारिक शिक्षा 1919 ईस्वी में बम्बई विश्वविद्यालय में प्रारंभ की गई। तो यदि हम बात करें हमारे देश की, भारत की, तो हमारे यहाँ समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य या इस संबंधी जो विचार है यह काफ़ी पुराना है, यानी 100 वर्षों से काफ़ी पुराना है। लेकिन विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय की जो औपचारिक शिक्षा शुरू हुई वो शुरू हुई 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय से। सन 1920 में 2 अन्य विश्वविद्यालयों कलकत्ता तथा लखनऊ ने भी समाजशास्त्र तथा मानव विज्ञान में शिक्षण तथा शोध कार्य प्रारंभ किया। तो उसके बाद 1919 के बाद 1920 में 2 अन्य विश्वविद्यालयों में कौन कौन से, एक था कलकत्ता विश्वविद्यालय और एक था लखनऊ विश्वविद्यालय, इन दोनों में भी समाजशास्त्र और मानव विज्ञान इनमें शिक्षण और शोध कार्य प्रारंभ किया गया। आज प्रत्येक प्रमुख विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग, सामाजिक मानव विज्ञान अथवा मानव विज्ञान विभाग हैं और ज़्यादातर इनमें से एक से अधिक का प्रतिनिधित्व होता है। तो आज हमारे देश के लगभग प्रत्येक विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग या सामाजिक मानव विज्ञान या मानव विज्ञान विभाग मौजूद है और ज़्यादातर इनमें से कोई भी जो विभाग है वो एक से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। अन्य कई संस्थापित विषयों की तरह ही आजकल समाजशास्त्र को भी भारत में स्वीकारा जाता है, लेकिन यह हमेशा से ऐसा नहीं था। तो बिल्कुल जैसे और कई सारे संस्थापित विषय हैं, ऐसे ही समाजशास्त्र को भी आज भारत में एक संस्थापित विषय के रूप में स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, लेकिन हमेशा से स्थिति ऐसी नहीं थी। अपने प्रारंभिक काल में यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं था कि भारतीय समाजशास्त्र का प्रारूप क्या तथा कैसा होगा और क्या वास्तव में भारत को समाजशास्त्र जैसे किसी विषय की आवश्यकता भी थी या नहीं। तो ये वास्तविक तथ्य की बात है कि शुरुआत में जब यह विषय शुरू हुआ तो इस संबंध में कोई स्पष्टता नहीं थी कि भारतीय समाजशास्त्र का प्रारूप किस प्रकार का होगा और ये क्या वास्तव में भारत में इस विषय की, समाजशास्त्र की कोई आवश्यकता भी है या नहीं। 20वीं शताब्दी के पहले 25 सालों में जिन लोगों ने इस विषय में रुचि दिखाई, उन्हें यह स्वयं तय करना था कि भारत में उसकी क्या भूमिका होगी। तो 20वीं शताब्दी के शुरुआती 25 वर्षों में जिन भी लोगों ने इस विषय में यानी समाजशास्त्र विषय में अपनी रुचि प्रदर्शित की, उन्हें वास्तव में स्वयं ही यह निर्णय लेना था कि इस विषय की भारत में क्या भूमिका रहेगी। इस अध्याय में आपका परिचय भारत के कुछ प्रारंभिक संस्थापक समाजशास्त्रियों से करवाया जाएगा। तो ये जो हमारा अध्याय है भारतीय समाजशास्त्री, इस अध्याय में आपका परिचय होगा हमारे देश के कुछ प्रारंभिक संस्थापक समाजशास्त्रियों से। इन विद्वानों ने इस विषय को आकार देने और इसको ऐतिहासिक तथा सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अनुकूल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये जिन समाजशास्त्रियों की हम बात कर रहे हैं जो संस्थापक माने जाते हैं समाजशास्त्र विषय के हमारे देश में, इन सभी ने इस विषय को यानी समाजशास्त्र को आकार देने में और इसको ऐतिहासिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अनुकूल बनाने में, यानी हमारे देश का जो विशिष्ट इतिहास
ऐतिहासिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य है उसके अनुसार इस विषय को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। भारतीय संदर्भ की विशिष्टता ने कई प्रश्न खड़े किए। अब जो हमारा भारतीय संदर्भ है ये बाकी देशों से या पश्चिमी देशों से, यूरोपियन देशों से काफ़ी अलग है और हमारे इसी संदर्भ की जो विशिष्टता है इसने कई अलग अलग प्रकार के प्रश्न उत्पन्न किए। सर्वप्रथम, यदि पाश्चात्य समाजशास्त्र का उद्भव आधुनिकता को समझने के प्रयास के रूप में हुआ तो भारत जैसे देश में इसकी क्या भूमिका होगी? तो पहला जो प्रश्न था वो इस प्रकार था कि यदि इस विषय का उद्भव जो है वो आधुनिकता को समझने के संदर्भ में हुआ था। हमने देखा कि यूरोपियन देशों में जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ी वैसे ही वहाँ पर समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति हुई और एक बड़ा कारण था कि उस आधुनिकता के संदर्भों को समझना समाजशास्त्र का कार्य था। तो हमारे देश में यानी भारत में फिर इस विषय की क्या भूमिका थी, क्योंकि यहाँ पर वहाँ जैसी आधुनिक स्थितियाँ तो नहीं थी। भारत भी आधुनिकता द्वारा लाए गए परिवर्तनों को महसूस कर रहा था, परंतु यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर था और वह था एक उपनिवेश के रूप में भारत। तो बिल्कुल, यद्यपि आधुनिकता का प्रभाव हमारे देश पर भी पड़ रहा था, हमारे यहाँ भी उन परिवर्तनों को महसूस किया जा रहा था, लेकिन यहाँ एक बड़ा अंतर था। वो अंतर क्या था कि हमारा देश एक उपनिवेश के रूप में कार्य कर रहा था। भारत में आधुनिकता का पहला अनुभव और औपनिवेशिक पराधीनता का अनुभव दोनों आपस में घुले मिले थे। तो बिल्कुल हमारे देश में जो लोगों को आधुनिकता के पहले अनुभव हुए और औपनिवेशिक जो पराधीनता के अनुभव हुए वे दोनों लगभग एक ही समय पर हुए। ये दोनों का प्रभाव घुला मिला था। दूसरा, यदि मानव विज्ञान का उद्भव यूरोपियन समाज की आदिम संस्कृतियों को जानने की उत्सुकता के संदर्भ में हुआ तो भारत में उसकी क्या भूमिका हो? इसी तरह दूसरा प्रश्न जो खड़ा हुआ वो ये था कि यदि मानव विज्ञान विषय का जो उद्भव है वह यूरोपियन समाज की जो आदिम संस्कृतियां हो चुकी थी उनको जानने के लिए, उनको समझने की जो उत्सुकता थी उसके संदर्भ में हुआ था, तो भारत में इस विषय की क्या भूमिका हो सकती है? भारत स्वयं एक प्राचीन एवं विकसित सभ्यता के रूप में जाना जाता था, लेकिन इसमें आदिम या आदिवासी समाज भी पाए जाते थे। यदि हम हमारे देश की बात करें तो यह हमेशा से एक प्राचीन और विकसित सभ्यता के रूप में अपनी पहचान रखता था, लेकिन साथ में ही हमारे देश में इस सभ्यता के अलावा आदिम या आदिवासी समाज भी उपस्थित थे, यह स्पष्ट था। अंत में भारत जैसे संपन्न स्वतंत्र नव राष्ट्र जो नियोजित विकास तथा प्रजातंत्र की ओर बढ़ रहा है वहाँ समाजशास्त्र की क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो? जो अगला प्रश्न था, अंतिम प्रश्न था, वो ये था कि भारत जो कि एक संपन्न स्वतंत्र नव राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा था, जहाँ पर नियोजित विकास और प्रजातंत्र की ओर कदम बढ़ाया जा रहा था, वहाँ पर इस समाजशास्त्र विषय की क्या उपयोगिता हो सकती है? भारतीय समाजशास्त्र के अग्रणी लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर ही नहीं ढूंढने थे, बल्कि उन्हें अपने लिए नए प्रश्नों को भी तलाशना था। तो भारतीय समाजशास्त्र में जो लोग आगे आए, जिन्होंने अपना कार्य करना प्रारंभ किया, उन्हें इन प्रश्नों के उत्तर ही नहीं ढूंढने थे। ये प्रश्न तो उनके समक्ष थे ही, लेकिन इसके अलावा उन्हें अपने लिए कुछ नए प्रश्नों को भी खोजना था। भारतीय संदर्भ में यह सिर्फ करने के अनुभव से ही संभव था, जिससे समाजशास्त्रीय प्रश्नों को एक आकार मिला। यह पूर्व निर्मित रूप में उपलब्ध नहीं थे, जैसा कि देखा जा सकता है। और भारतीय संदर्भ में यह जो कार्य था वह करने का जो अनुभव है, यानी प्रत्यक्ष अनुभव जो है, उसी से संभव था और इसी अनुभव के फलस्वरूप समाजशास्त्रीय प्रश्नों को एक नया आकार मिला और यह
पूर्व निर्मित रूप में उपलब्ध नहीं थे। जो समाजशास्त्रीय समस्याएं या प्रश्न थे ये पहले से पूर्व निर्मित तरीके से उपलब्ध नहीं थे, जैसे कि यह हम आसानी से इस चर्चा से देख पा रहे हैं। भारतीय समाजशास्त्री तथा मानव विज्ञानी अधिकतर अचानक ही बन गए। तो हमारे यहाँ जो भी शुरुआती समाजशास्त्री या मानव विज्ञानी हुए वे वास्तव में लगभग अचानक ही बन गए। उदाहरण के तौर पर भारत के बेहतरीन तथा सर्वप्रथम सामाजिक मानव विज्ञानी श्री L.K. अनंत कृष्ण अय्यर 1861 से 1937 ने अपने व्यवसाय की शुरुआत एक क्लर्क के रूप में की, फिर स्कूली शिक्षक और उसके बाद कोचीन रजवाड़े के महाविद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए, जो आज केरल राज्य का एक भाग है। तो एक उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि कैसे हमारे देश में शुरुआत में लोग अचानक ही समाजशास्त्री या मानव विज्ञानी बन गए थे। तो भारत के सर्वप्रथम सामाजिक मानव विज्ञानी जो माने जाते हैं उनका नाम है श्री L.K. अनंत कृष्ण अय्यर और इनका जीवन काल था 1861 से 1937 और इन्होंने वास्तव में अपने जो व्यवसायी जीवन था उसकी शुरुआत एक क्लर्क के रूप में की थी। उसके बाद ये स्कूली शिक्षक बने क्लर्क के बाद में, और उसके भी बाद ये कोचीन रजवाड़े का एक महाविद्यालय था, उस महाविद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए और ये कोचीन रजवाड़ा जो था अभी केरल राज्य का एक भाग है। सन 1902 में कोचीन के दीवान द्वारा इन्हें राज्य के नृजातीय सर्वेक्षण एथनोग्राफिक सर्वे में मदद के लिए कहा गया। तो महाविद्यालय के एक शिक्षक के रूप में इन्हें एक जिम्मेदारी दी गई। जो कोचीन के दीवान थे उनके द्वारा इन्हें एक नृजातीय सर्वेक्षण या एथनोग्राफिक सर्वे के लिए कहा गया। ब्रिटिश सरकार इसी प्रकार का सर्वेक्षण सभी रजवाड़ों तथा इलाकों में करवाना चाहती थी जो प्रत्यक्ष रूप से उनके नियंत्रण में आते थे। वास्तव में ब्रिटिश सरकार इस प्रकार के एथनोग्राफिक सर्वे लगभग हर उस रजवाड़े हर उस इलाके में करवाना चाहती थी जो प्रत्यक्ष रूप से उस ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आते थे। अनंत कृष्ण अय्यर ने इस कार्य को पूर्ण रूपेण एक स्वयंसेवी के रूप में किया। तो वे थे तो महाविद्यालय के एक शिक्षक, लेकिन ये जिम्मेदारी जब उन्हें प्राप्त हुई एक सर्वे करने की, तो ये जो सर्वेक्षण था ये इन्होंने बिल्कुल एक स्वयंसेवी के रूप में पूर्ण किया। महाविद्यालय के शिक्षक के रूप में एर्नाकुलम स्थित महाराजा कॉलेज में पढ़ाते हुए इसके लिए उन्होंने सप्ताहांतों में नृजातीय विभाग में अवैतनिक सुपरिटेंडेंट के रूप में कार्य किया। तो वास्तव में वे महाविद्यालय के शिक्षक के रूप में एक महाराजा कॉलेज में कार्य कर रहे थे जो कि एर्नाकुलम में स्थित था, और ये कार्य करते हुए ही सप्ताहांतों में जब विद्यालय की छुट्टी हुआ करती थी उस दौरान वे नृजातीय विभाग में एक अवैतनिक सुपरिटेंडेंट के रूप में कार्य किया करते थे। उनके काम की अपने समय के ब्रिटिश मानव विज्ञानी तथा प्रशासकों ने काफ़ी प्रशंसा की तथा बाद में उन्हें इसी प्रकार के सर्वेक्षण में सहायता करने के लिए मैसूर रजवाड़े में आमंत्रित किया गया। तो ये जो उनका काम था एक सर्वेक्षण सुपरिटेंडेंट के रूप में, इसको काफ़ी सराहा गया उस समय के जो ब्रिटिश मानव विज्ञानी थे जो प्रशासक थे, और उन्होंने अनंत कृष्ण अय्यर जी की तारीफ तो की ही, उसके अलावा बाद में उन्हें इसी प्रकार के सर्वेक्षण कार्य हेतु जो मैसूर रजवाड़ा था वहाँ पर भी आमंत्रित किया गया। अनंत कृष्ण अय्यर संभवतः पहले शिक्षित मानव विज्ञानी थे जिन्हें एक विद्वान तथा शिक्षाविद के रूप में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप में ख्याति मिली, और हमारे देश के ये पहले शिक्षित मानव विज्ञानी थे जिन्हें कि एक विद्वान और एक शिक्षाविद के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी
ख्याति प्राप्त हुई। उन्हें मद्रास विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया और बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय में रीडर के रूप में उनकी नियुक्ति की गई, जहां उन्होंने भारत के सर्वप्रथम स्नातकोत्तर मानव विज्ञान विभाग की स्थापना करने में मदद की। और श्री अनंत कृष्ण अय्यर को मद्रास विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया और इसके अलावा उसके बाद उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर नियुक्ति दी गई और यहीं पर यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय में उन्होंने भारत का सर्वप्रथम स्नातकोत्तर मानव विज्ञान विभाग जो थी उसका स्थापना का कार्य करने में मदद की। सन 1917 से 1932 तक वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही रहे। इसके पश्चात सन 1917 से 1932 तक श्री अनंत कृष्ण अय्यर वहीं कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही रहे। हालांकि मानव विज्ञान में उनके पास कोई औपचारिक उपाधि नहीं थी, परंतु उन्हें इंडियन साइंस कांग्रेस के नृजातीय विभाग का अध्यक्ष चुना गया। यह भी सच था कि श्री अय्यर के पास मानव विज्ञान विषय में कोई औपचारिक डिग्री या उपाधि नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके अनुभव के जो कार्य उन्होंने किए उसके फलस्वरूप उन्हें इंडियन साइंस कांग्रेस के जो नृजातीय विभाग था उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यूरोपियन विश्वविद्यालयों में अपने भाषणों तथा भ्रमण के दौरान जर्मनी विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई और इसके पश्चात यूरोपीय विश्वविद्यालयों में ये अपने व्याख्यान देने के लिए भ्रमण के लिए जब गए तो उस दौरान जर्मनी विश्वविद्यालय द्वारा श्री अय्यर को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। कोचीन रजवाड़े की तरफ से उन्हें राय बहादुर तथा दीवान बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके अलावा कोचीन रजवाड़े की तरफ से उन्हें राय बहादुर की और दीवान बहादुर की उपाधियां भी प्रदान की गई। कानूनविद शरत चंद्र रॉय 1871 से 1942 एक अन्य मानव विज्ञानी हैं जो भारत में इस वर्ग के अग्रणी थे तथा अकस्मात मानव विज्ञानी बने। तो श्री अय्यर की तरह ही दूसरे व्यक्ति हैं श्री शरत चंद्र रॉय जो कि वास्तव में कानूनविद थे। इनका जीवन काल रहा 1871 से 1942। तो ये अन्य मानव विज्ञानी हैं जो कि भारत में इस वर्ग के अग्रणी थे और अकस्मात ही ये मानव विज्ञानी बन गए। कलकत्ता के रिपन कॉलेज से कानून की डिग्री लेने से पूर्व रॉय ने अंग्रेजी विषय में स्नातक तथा स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की थी। तो कलकत्ता के रिपन कॉलेज से इन्होंने जब कानून की डिग्री प्राप्त की उससे पहले ही वे अंग्रेजी विषय में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त कर चुके थे। कुछ दिनों कानून की प्रैक्टिस करने के बाद सन 1898 में रांची जाकर ईसाई मिशनरी विद्यालय में अंग्रेजी के शिक्षक के रूप में कार्य करने का निर्णय लिया। तो इन्होंने शरत चंद्र रॉय जी ने कुछ समय तक कानून की प्रैक्टिस की, लेकिन उसके बाद उन्होंने सन 1898 में रांची जाने का तय किया। वहाँ पर उन्होंने ईसाई मिशनरी विद्यालय में एक अंग्रेजी शिक्षक के पद को चुना और वहीं पर कार्य करने का निर्णय लिया। उनके इस निर्णय ने उनके भावी जीवन को बदल दिया, क्योंकि अगले 44 वर्षों तक वे रांची में रहे तथा छोटा नागपुर प्रदेश, आज का झारखंड में रहने वाली जनजातियों की संस्कृति तथा समाज के विशेषज्ञ बने। तो ये जो निर्णय था श्री रॉय का, रांची जाकर वहाँ पर एक विद्यालय शिक्षक के रूप में कार्य करने का, इस निर्णय ने उनके आगे के जीवन की जो दिशा थी उसे बिल्कुल बदल दिया था, क्योंकि अगले 44 वर्षों तक फिर वे रांची में ही रहे और वहाँ पर जो छोटा नागपुर प्रदेश है और आज जिसे हम झारखंड के नाम से जानते हैं, उस प्रदेश में रहने वाली विशेष जनजातियों की संस्कृति और समाज के बारे में उन्होंने विशेषज्ञता हासिल की।
रॉय की मानव विज्ञान में रुचि तब बढ़ी जब उन्होंने स्कूल का काम छोड़ दिया तथा रांची की अदालत में कानून की प्रैक्टिस शुरू की। वास्तव में वहाँ रांची जाने के बाद यद्यपि शुरुआत में उन्होंने एक विद्यालयी शिक्षक का कार्य शुरू किया था, लेकिन मानव विज्ञान विषय में उनकी रुचि तब बढ़ी जब विद्यालयी शिक्षक का कार्य छोड़ के रांची में ही उन्होंने अपनी अदालत की जो प्रैक्टिस थी, अपनी जो कानूनी प्रैक्टिस थी, उसे पुनः प्रारंभ किया। आगे चलकर उन्हें सरकारी दुभाषी के रूप में अदालत में नियुक्त किया गया। तो आगे चलकर रांची में ही उन्हें एक सरकारी दुभाषी के रूप में नियुक्ति प्राप्त हुई। रॉय की रुचि जनजातीय समाज में बढ़ी, जो वास्तव में उनकी नौकरी की आवश्यकताओं का प्रतिफल था, क्योंकि अदालत में वे जनजातियों की परंपरा तथा कानूनों को दुभाषित करते थे। तो रॉय की रुचि जनजातीय समाज में बढ़ने का एक बड़ा कारण ये था कि उनकी नौकरी की यह आवश्यकता थी, क्योंकि उनका कार्य था जो जनजातियों की परंपरा और कानून थे उन्हें अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित करना या उसका ट्रांसलेशन करना। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों का व्यापक भ्रमण किया तथा उनके बीच रहकर गहन क्षेत्रीय अध्ययन किया। वास्तव में श्री रॉय ने जनजातीय क्षेत्रों का इस कार्य हेतु व्यापक भ्रमण किया, यानी कई दिनों तक उन्होंने उन क्षेत्रों का भ्रमण किया और उन्हीं के बीच रहकर गहन क्षेत्रीय अध्ययन किया, यानी उन जनजातीय लोगों के बीच वास्तव में रहकर उनका गहन अध्ययन किया। यह सभी कार्य शौकिया आधार पर किया गया, परंतु उनकी मेहनत तथा बारीकियों को ध्यानपूर्वक देखने तथा समझने के कौशल ने शोध कार्य के लिए महत्वपूर्ण तथ्य तथा लेखन सामग्री तैयार की। अपने पूरे सेवा काल में रॉय के 100 से अधिक लेख राष्ट्रीय तथा ब्रिटिश शैक्षिक जर्नल में प्रकाशित हुए। तो ये जो श्री शरद चंद्र रॉय का कार्य था वो शुरू तो शौकिया आधार पर हुआ, लेकिन जितनी मेहनत और बारीकी से उन्होंने इस कार्य को किया, यानी ध्यानपूर्वक उन्होंने उन जनजातियों के सारी परंपराओं को, रीति रिवाजों को, वहाँ के कानूनों को समझा, तो इसके फलस्वरूप उनके पास शोध के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इकट्ठा हुए और एक लेखन सामग्री भी उनके पास तैयार हो गई और इन्हीं को उन्होंने अपने सेवा काल में लगभग 100 से अधिक राष्ट्रीय लेखों के रूप में ब्रिटिश शैक्षिक जर्नल में प्रकाशित करवाया। इसके साथ ही इनके द्वारा ओराव, मुंडा तथा खरिया जनजातियों पर किया गया सर्वप्रसिद्ध लेखन कार्य भी प्रकाशित हुआ और इन्हीं कई सारे लेखों में जो विशेष कार्य था वो था उनका ओराव, मुंडा और खरिया नाम की जनजातियों पर किया गया इनका लेखन कार्य। शीघ्र ही रॉय भारत तथा ब्रिटेन में जाने माने मानव वैज्ञानिक के रूप में विख्यात हुए तथा छोटा नागपुर के विशेषज्ञ के रूप में उनकी पहचान बनी और इसी के साथ जल्द ही श्री शरद चंद्र रॉय जो थे वे भारत में और ब्रिटेन में एक जाने माने मानव विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध हो गए और छोटा नागपुर के विशेषज्ञ के रूप में उन्हें जाना जाने लगा। 1922 में उन्होंने मैन इन इंडिया नामक जर्नल की स्थापना की, जो कि अपने समय तथा प्रकार का पहला जर्नल था तथा आज भी जिसका प्रकाशन भारत में होता है। सन 1922 में श्री शरद चंद्र रॉय द्वारा मैन इन इंडिया नाम का जर्नल स्थापित किया गया और ये अपने आप में एक पहला प्रकार का जर्नल था और वास्तव में इस जर्नल का प्रकाशन 1922 से अब तक लगातार हो रहा है। अनंत कृष्ण अय्यर तथा शरद चंद्र रॉय दोनों सही मायनों में इस क्षेत्र के अग्रणी विद्वान थे। तो इन दोनों विद्वानों की चर्चा हमने करी, श्री अनंत कृष्ण अय्यर की और श्री शरद चंद्र रॉय की, और ये दोनों ही अपने इस क्षेत्र में अग्रणी विद्वान हुए। 1900 के प्रारंभ में ही उन्होंने एक ऐसे विषय पर कार्य करना प्रारंभ किया
जो भारत में न तो अभी तक विद्यमान था और न ही कोई ऐसी संस्था थी जो इसे किसी प्रकार का संरक्षण देती थी। तो बिल्कुल 1900 के शुरुआत में ही इन दोनों ने एक ऐसे विषय पर कार्य करना शुरू किया था जो कि भारत में अब तक विद्यमान ही नहीं था और न ही वास्तव में ऐसी कोई संस्था हुआ करती थी जो इस विषय को या इनके कार्य को किसी प्रकार का संरक्षण देती थी। दोनों अय्यर तथा रॉय का जन्म तथा मृत्यु अंग्रेजों द्वारा शासित भारत में हुई। तो इन दोनों विद्वानों का जन्म तथा मृत्यु दोनों ही अंग्रेजों द्वारा शासित भारत के दौरान ही हुई। इस अध्याय में आपका परिचय 4 भारतीय समाजशास्त्रियों से करवाया जाएगा जिन्होंने अय्यर तथा रॉय के एक पीढ़ी बाद जन्म लिया। अब आगे हम इस अध्याय में 4 भारतीय समाजशास्त्रियों को समझेंगे, उनसे आपका परिचय होगा और इन चारों ने वास्तव में अय्यर तथा रॉय के लगभग एक पीढ़ी बाद जन्म लिया। ये सभी औपनिवेशिक भारत में जन्मे परंतु इनका कार्य स्वतंत्र भारत में चलता रहा तथा इन्होंने पहली औपचारिक संस्थाओं की रूपरेखा बनाई जिस पर आगे चलकर भारतीय समाजशास्त्र जैसी औपचारिक संस्थाओं की स्थापना की गई। तो इन चारों की जिनकी हम बात करेंगे ये सभी यद्यपि औपनिवेशिक भारत में ही जन्मे थे लेकिन इनका कार्य जो था वह स्वतंत्र भारत में चलता रहा और इन्होंने वास्तव में हमारे देश में समाजशास्त्र विषय की औपचारिक संस्थाओं की रूपरेखा तैयार की और आगे चलकर भारतीय समाजशास्त्र जैसी जो औपचारिक संस्थाएं हैं इनकी इन्हीं विद्वानों द्वारा स्थापना की गई। जी.एस. घुरे तथा डी.पी. मुखर्जी का जन्म 1890 के दशक में हुआ जबकि ए.आर. देसाई तथा एम.एन. श्रीनिवास का जन्म इनसे लगभग 15 वर्ष बाद अर्थात 20वीं सदी के दूसरे दशक में हुआ। हालांकि ये सब बहुत गहराई से समाजशास्त्र की पाश्चात्य परंपरा से प्रभावित थे। तो ये जो 4 विद्वान जिनकी हम बात करने जा रहे हैं ये कौन कौन थे, तो इन चारों के नाम हैं जी.एस. घुरे, डी.पी. मुखर्जी, ए.आर. देसाई तथा एम.एन. श्रीनिवास। तो ये जी.एस. घुरे और डी.पी. मुखर्जी जन्मे थे 1890 के दशक में जबकि श्रीनिवास का और देसाई का जन्म इनसे लगभग 15 वर्ष बाद यानी कि 20वीं सदी के दूसरे दशक में हुआ। हालांकि ये सब बहुत ही गहराई से समाजशास्त्र की जो पाश्चात्य परंपरा थी उससे काफ़ी प्रभावित थे। ये उन प्रश्नों का उत्तर देने में भी सक्षम थे जो कि कुछ अग्रणी विद्वानों द्वारा पूछे जा सकते थे कि विशिष्ट भारतीय समाजशास्त्र किस प्रकार का आकार लेगा। तो ये चारों लोग कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने में भी सक्षम थे जो कि उस दौरान के जो अग्रणी विद्वान हुए उनके द्वारा पूछे जा सकते थे कि ये विशिष्ट भारतीय समाजशास्त्र जो है यह किस प्रकार का आकार आगे जाकर लेगा। तो बच्चों आज हमने हमारे इस 5वें अध्याय का जो पहला भाग है परिचय का उसे पूर्ण कर लिया है। हमने जाना कि किस प्रकार से शुरुआती जो मानव विज्ञानी थे जैसे कि अनंत कृष्ण अय्यर और शरद चंद्र रॉय इनके पास औपचारिक उपाधियां नहीं थी विषय की लेकिन फिर भी इन्होंने अपने विषय में आगे चल के बहुत अच्छा काम किया और काफ़ी प्रसिद्धि पाई। और अब हम अगले भागों में इन 4 मुख्य समाजशास्त्रियों के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।